सब्सक्राइब कीजिए तभी हम शेरशाह सूरी का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप मेरा वीडियो बार-बार देख पाएँगे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं शेरशाह सूरी का जो मेरा ये तीसरा लेक्चर आया है पार्ट 3, क्योंकि दूसरा लेक्चर जब हम दे रहे थे तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से हमको वीडियो मात्र 22 मिनट में ही 23 मिनट में रोकना पड़ा, जिस कारण से मेरा ये शेरशाह सूरी का सीरीज चल रहा था ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे बताएंगे। तो हम पिछले वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि शेरशाह सूरी के जो सर्द मतलब शेरशाह सूरी जो है वह फर्जी लेटर लिखा राजा मालदेव को। शेरशाह सूरी एक फर्जी लेटर लिखता है राजा मालदेव को कि राजा मालदेव वह फर्जी लेटर देख के डर जाए, और शेरशाह सूरी यही चाह रहा था कि जब राजा मालदेव को हम वह लेटर देंगे तो उसके जो सरदार हैं उस पर से राजा मालदेव के सरदार पे से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जो फर्जी लेटर शेरशाह सूरी लिख रहा था वह राजा मालदेव बन के लिख रहा था। मतलब जो मालदेव मारवाड़ के राजा जो मालदेव हैं उनका सूबेदार जैता और कुंभा था। यही जैता और कुंभा बन के यह लेटर लिखा जा रहा था किसको? राजा मालदेव को ही। जबकि खुद हाथ से लिख कौन रहा था? शेरशाह सूरी ही लिख रहा था। और नाम किसका फंसा दिया? उसके सूबेदार का, सरदार का, सबके तरफ से यह लेटर था। तो जब राजा मालदेव को किसी तरह ये शेरशाह सूरी लेटर लिख के पहुंचवा दिया और राजा मालदेव यह लेटर को पढ़ता है, तो राजा मालदेव को लगता है कि कैसा मेरा सरदार हो गया है, क्या संस्कार गिर चुका है सब सूबेदार लोगों का। कि लेटर में लिखा हुआ था कि शेरशाह सूरी साहब आइए मेरे दरबार में, और मेरे जो मारवाड़ के राजा हैं मालदेव उसको आप मारिए, पीटिए और इसको लूट लीजिए। हम लोग आपका आंतरिक रूप से हेल्प करेंगे और हम लोग आपका पूरा हेल्प करेंगे, आप इसका टेंशन मत लीजिए, बस हमको भी धन का कुछ हिस्सा दे दीजिएगा और आप धन लूट के चले जाइए। आप आइए और मेरे राजा मालदेव को जान ले लीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। जबकि ये लिख रहा था कौन? शेरशाह सूरी खुद। याद रखिएगा फ्रेंड, राजपूत झुकना कभी पसंद नहीं कर सकता। ये राजपूत के खून में ही ये बात घुसा रहता है। राजपूत कभी झुक किसी के सामने नहीं सकता है। पूरा का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। राजपूत जान दे देगा लेकिन झुकेगा नहीं। इससे पिछला वीडियो जो आपको हम मतलब अगर वो जो मेरा 22 मिनट का वीडियो है उसको पढ़ने के बाद जो राजा पूरनमल का इतिहास पढ़ाए थे, तो राजा पूरनमल भी देखिएगा झुका था? नहीं झुका था। जो जोधपुर का राजकुमार था, राजा पूरनमल भी झुका नहीं था और अपनी जितना भी रानी था, बहन था, पत्नी था, सब लोगों को जौहर प्रथा से जान दिलवा दिया, लेकिन झुका नहीं। मतलब इनका इज्जत बहुत बड़ा चीज होता है। ये अपनी माँ, बहन, पत्नी सबको जला के राख कर देंगे, लेकिन एक मुस्लिम के सामने कभी सौंपेंगे नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी राजा जो मालदेव है उनके सूबेदार लोग भी बहुत वीर बहादुर थे। ये तो बस लेटर शेरशाह सूरी खुद लिख रहा था और राजा के नज़र में वह वीर बहादुर सूबेदार को गिरा रहा था। जैता कुंभा जो बहुत वीर बहादुर था उसको बस गिरा रहा था कौन? यही शेरशाह सूरी। क्योंकि बदनाम करने का एक अलग ही ठेका ले लिया था ये शेरशाह सूरी, और जैता कुंभा जो तेजस्वी सूबेदार था उसको नज़र से गिरा रहा था कि आइए शेरशाह सूरी मेरे दरबार में और अटैक करिए मेरे राजा मालदेव पे। जब यह लेटर पढ़ा मालदेव तो मालदेव को भी बहुत घिन लगने लगा। किससे? वो तो समझ गया जैता कुंभा ही लिखा है ये सब लेटर। तो मालदेव को बहुत बहुत घिन लगने लगा, कैसा मेरा सूबेदार हो गया है। अरे इन लोग को कोई चीज़ चाहिए तो हमसे बोले, ये छल कपट क्या करने लगा है भाई साहब, हमको ही मारने का प्लानिंग कर रहा है। आखिर हम इन लोगों को कमी क्या किए हैं? अब वो क्योंकि मालदेव को लगा कि यह तो लेटर शेरशाह सूरी को पहुंचने वाला था, लेकिन गलती से मेरे पास पहुंच गया तो हम पढ़ लिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सब शेरशाह सूरी का बनाया हुआ गेम था। शेरशाह सूरी खुद लेटर लिख करके किसी तरह मालदेव तक पहुंचा दिया और मालदेव को कंफ्यूज कर दिया। जब मालदेव यह लेटर को पढ़ता है तो अपने सूबेदारों पर से भरोसा मतलब उठ गया, भरोसा भी नहीं रहा। और राजा जो था मालदेव, मारवाड़ का राजा, वह युद्ध नहीं करने का फैसला ले लिया। बट यह बात
आग की तरह पूरे दरबार में फैल गया कि कैसा है जैता कुंभा, छी छी छी। अपने राजा को मारने का प्लानिंग बना रहा था और वह लेटर शेरशाह सूरी तक पहुंचाने वाला था। छी छी छी, वो तो भाग्य था कि मालदेव पढ़ लिया। सब लोग दूसने लगा जैता और कुंभा को। जैता कुंभा एकदम बहुत कम एज के ही थे और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत पे पड़ गया कि उन्होंने कसम खाया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते राजा साहब, आप विश्वास करिए हम लेटर नहीं लिखे हैं, हम कसम खाते हैं यह छल है शेरशाह सूरी का, हम लोग ये लेटर नहीं लिखे हैं, हम लोग जान देना पसंद करेंगे लेकिन कभी आपका सर झुकाना पसंद हमको नहीं होगा। हम आपका सर को उठाने के लिए हम लोग अपना जान दे देंगे, जैता और कुंभा कह रहा था। लेकिन हम यह नीच हरकत और यह नामर्द वाला काम हम कभी नहीं करेंगे। एक मुस्लिम में मिल जाएंगे जा करके, वो भी एक राजपूत हो करके हम मुस्लिम में मिलेंगे। यह हमारा धर्म कर्म कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। हम मरना मिटना पसंद करेंगे लेकिन हम झुकना पसंद नहीं करेंगे। यह बात सही भी था, जो बहुत तेजस्वी वीर बहादुर था जैता कुंभा, बहुत वीर बहादुर था। ये सच में झुकना पसंद या अपने क्षेत्रता को साबित करने के लिए, अपने देशभक्ति को दिखाने के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध का निर्णय ले लिया। जैता और कुंभा बोला हम लड़ेंगे शेरशाह सूरी से युद्ध, सेना को हम तैयार करेंगे, हम लड़ेंगे और जीते हारे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके सामने झुकेंगे नहीं। एक बहुत भीषण युद्ध लड़ा गया शेरशाह सूरी से और काफी देर तक लड़ा गया यह युद्ध। शेरशाह सूरी की सेना जो थी उस बहुत सारे शेरशाह सूरी की सेना को ये जैता कुंभा ने युद्ध के दौरान ही परास्त कर दिया, मार गिराया। कई सेना का गर्दन उतार दिया शेरशाह सूरी। अब ऐसा लग रहा था शेरशाह सूरी हार जाएगा युद्ध, लेकिन शेरशाह सूरी सूरी का भी सेना काफी प्रयास कर रहा था और शेरशाह सूरी का जो सेना था वो सबसे पहले टारगेट जैता और कुंभा को ही मारने में लगाया, क्योंकि वो लोग प्लानिंग से आया था कि जैता और कुंभा ही सबसे मेन और सबसे वीर बहादुर सूबेदार है, यदि इसको मार दिए तो फिर युद्ध ऑटोमेटिक क्या होगा, हम लोग जीत जाएंगे। और प्लानिंग करके आया था और जैता और कुंभा जो सूबेदार था, ठीक, जैता और कुंभा जो सूबेदार था उसको मार दिया। जो राजा मालदेव का जो जैता और कुंभा सूबेदार था उसको शेरशाह सूरी के सैनिक मार दिया, क्योंकि मालदेव के जो सूबेदार थे जैता और कुंभा वो बहुत वीर बहादुरी से लड़ रहे थे। वह अपने क्षत्रियता को साबित करने का भी कसम खा लिए थे कि हम हरा के दिखाएंगे शेरशाह सूरी को। इस प्रकार से वो बहुत वीरता से लड़ रहे थे और अकेला जैता कहा जाता है कि 10-10 को अकेले संभाल रहा था और कुंभा भी 10-10 को अकेले लड़ रहा था। इस प्रकार से कई कई मुस्लिम का जान ले लिया ये जैता और कुंभा, लेकिन लास्ट में खुद जैता और कुंभा मारा गया। और जैता और कुंभा जैसे ही मारा गया वैसे ही शेरशाह सूरी की क्या हो गई, जीत हो गई। लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शेरशाह सूरी हार जाएंगे, जिस स्पीड से जैता और कुंभा शेरशाह सूरी के सैनिक को मार रहा था। मतलब काफी चालाकी से समझ लीजिए मारवाड़ वाला क्षेत्र भी शेरशाह सूरी जीत लेता है। और शेरशाह सूरी अंत में यह राजपूत की वीरता को देखता है ना, युद्ध मैदान में ही शेरशाह सूरी कहता है यह देख करके कि शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के समाज को, मतलब मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के समाज को मैं प्राय खो चुका होता। मतलब सोचिए कि इसको डर लग गया कि एकदम थोड़ा सा लालच कर लिए हम मारवाड़ वाला क्षेत्र, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र था नहीं, और मारवाड़ वाला क्षेत्र जीतने के चक्कर में हम पूरा हिंदुस्तान खो देते, क्योंकि हिंदुस्तान का अधिकांश वाला क्षेत्र जो है वह शेरशाह सूरी के ही खाता में था। आप दिल्ली वाला ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब शेरशाह सूरी ही जीत रखा था। तो उसको लगा कि ये जो मुट्ठी भर बाजरा, क्या बोला है, मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य को खो देता, खो चुका होता। मतलब यह खाना चाहता था कि मैं थोड़ा देर और युद्ध चलता, अगर थोड़ा देर और मैं युद्ध लड़ता तो शायद मैं पराजित भी हो सकता था यह वीर बहादुर जैता और कुंभा से। वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार है कि जैता और कुंभा मारे गए, नहीं तो ये दोनों वीर बहादुर सूबेदार हमको हरा ही देता और छोटे राज्य मड़वार के लिए मैं पूरा भारत साम्राज्य को गवा देता। यह बात शेरशाह सूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि शेरशाह सूरी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है,
1544 में वह मारवाड़ का युद्ध तो जीत लेता है, लेकिन 1545 में खुद मर जाता है। इसके मृत्यु के बाद पुनः राजा मालदेव आकर मारवाड़ वाला क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लेता है। इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र पुनः राजपूतों के हाथ में चला गया। क्योंकि जब तक जिंदा था शेरशाह सूरी तब तक तो मारवाड़ वाला क्षेत्र को अपने अधीन ही रखा, लेकिन जब यह मर जाता है तो खुद जब राजे मर गया तो फिर से मारवाड़ का जो शासक था वह अपना मारवाड़ वाला क्षेत्र युद्ध लड़के जो जो मालदेव था वह फिर युद्ध लड़के वापस ले लेता है। देखिए अब हम आते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु आखिर होती कैसे है, आखिर इसमें क्या दिलचस्पी है कि शेरशाह सूरी मर जाता है। तो आता है वर्ष 1545 का वक्त, कालिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी के जीवन का अंतिम युद्ध बन गया। यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसमें क्या था ना कि राजा किरण सिंह थे और किरण सिंह के विरुद्ध लड़ा गया यह क्या था, युद्ध था। कहा जाता है शेरशाह सूरी की सेना पूरा कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया था, पूरा चारों तरफ से, क्योंकि शेरशाह सूरी युद्ध पे युद्ध जीतते जा रहा था, युद्ध पे युद्ध जीतते जा रहा था। शेरशाह सूरी का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि वह कालिंजर वाला जो क्षेत्र था, कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। और वहां का राजा कौन था, किरण सिंह। बोला धत तेरी कि किरण सिंह को तो इसी देख लेंगे, तुरंत हरा देंगे। शेरशाह सूरी के मन में यह बात घुस गया था और पूरा कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। और राजा किरण सिंह जो था वह किला में एकदम पैक था, मतलब किरण सिंह को भी डर लग गया था कि भाई अगर हम किला से बाहर निकलेंगे तो यह शेरशाह सूरी हमको मार न गिराए। राजपूत लोग भी अब शेरशाह सूरी से खौफ खाने लगे, क्योंकि लगातार कई राजपूत को शेरशाह सूरी जब हरा दिया तो राजपूत लोगों को भी शेरशाह सूरी से क्या लगने लगा, डर लगने लगा। और वह अपने आप को कंप्लीट रूप से, जो राजा किरण सिंह था वह किला में अपने आप को पैक कर लिया। शेरशाह सूरी के कितना भी हल्ला, कितना भी ललकार देने के बावजूद भी किरण सिंह बाहर निकल ही नहीं रहा था डर से। शेरशाह सूरी बार बार उसको धमकी दे रहा था, किरण सिंह बाहर निकलो, तुम्हारे तुम तो लगवे नहीं करता है राजपूत हो, हम कई राजपूत से लड़ाई किए, वो वीर बहादुर के तरह आकर के लड़ाई किया है युद्ध मैदान में, लेकिन तुम तो अपना किला ही बंद कर लिए हो, तुम किला खोलेगा या फिर हम दीवार को तोड़ दें। यह बात शेरशाह सूरी कह रहे थे किसको, राजा किरण सिंह को, कालिंजर का राजा था। बोले तुम किरण सिंह अपना गेट खोलेगा या फिर हम तुम्हारा दीवार और किला को तोड़ने का आदेश दे दे अपने सैनिक को। लेकिन इतना भी कहने के बावजूद भी नहीं सुन रहा था बात। तब शेरशाह सूरी बोले ठीक है, जब किरण सिंह नहीं है खोलेगा गेट तब हम तोप से इसका गेट को उड़वा देते हैं। और तोप की एक गोला जो था वह किला की दीवार पे बोला चलाओ तोप। बस बहुत बड़ा तोप का गोला जो था वह दीवार पे टकराया, एकदम तोप का गोला जा करके, लेकिन दीवार भी बहुत सॉलिड मजबूत था, क्योंकि राजपूत का दीवार था, बहुत महंगा दीवार था और इतना मजबूत दीवार था वह तोप का गोला दीवार से टकराया, दीवार को तोड़ नहीं पाया, टकरा कर वापस शेरशाह सूरी के निकट आकर के तोप गिर गया और फट गया। और जैसे ही वह दीवार से लगा गोला और तोप फट गया तो शेरशाह सूरी की क्या हो गई, वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई। क्योंकि तोप का गोला शेरशाह सूरी के ही जो घोड़ा था ना वहीं पे आकर के दीवार से पहले जाकर, जैसे बॉल आप दीवार में मारते हैं तो बॉल मान लीजिए दीवार को तोड़ दिया तो उस पर चल जाएगा, नहीं तोड़ा तो फिर आपके पास बाउंस बैक करेगा। उसी प्रकार से इसका तोप तो काफी स्पीड से निकला, लेकिन वह दीवार को तोड़ नहीं पाया। वह बॉल जो है वापस शेरशाह सूरी के पास आकर के फट गया, गलती से आकर के गिरा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और इसी ब्लास्टिंग में शेरशाह सूरी घायल हो गया कंप्लीट रूप से, और फिर घोड़ा से गिर पड़ा शेरशाह सूरी, क्योंकि तोप फटना समझ रहे हैं पूरा बम की तरह होता है तोप। और फिर उससे घायल शेरशाह सूरी गिर पड़ा जमीन पे। फिर शेरशाह सूरी की सेना जो थी दीवारों को तोड़ने का बहुत प्रयास की, क्योंकि दीवार फिर तोप चलाए तो दीवार इस बार फट गया था, लेकिन शेरशाह सूरी के सामने जो तोप फटा था उसे शेरशाह सूरी कंप्लीट रूप से घायल हो गए। शेरशाह सूरी का शरीर का मांस फट चुका था, पूरा कपड़ा फट चुका था जहाँ वह तोप के वजह से, फिर भी शेरशाह सूरी का आंख खुला हुआ था
और वह अपना सिर्फ युद्ध पे ध्यान लगा रहे थे कि क्या यह युद्ध को हम जीते कि नहीं। और राजा किरण सिंह से फिर युद्ध होने लगा, क्योंकि दीवार तो फिर टूट गया दूसरा बार में, और पराजित कर देती है पूरा सिरसा सूरी की सेना राजा किरण सिंह को। और इसी खबर को सुनकर घायल सिरसासुरी खुशी से अपनी प्राण को क्या किया, त्याग देता है। क्योंकि सोचिए, पूरा शरीर फट गया था, कपड़ा फट गया था, फिर भी सिरसासुरी अपना प्राण नहीं त्याग रहे थे। पूरा एकदम जान निकल गया था तोप के कारण सिरसासुरी का। फिर भी आंख खोल के वह युद्ध को देख रहे थे कि हम युद्ध को जीते कि नहीं। और यह घटना 22 मई 1545 को हुई थी। 22 मई, बहुत गर्मी का दिन था, और 1545 का वक्त था जिस वक्त सिरसासुरी को अपने ही फेंका गया तोप का बम वापस आकर के सिरसासुरी का जान ले लिया। और इसकी मृत्यु उक्का नामक अग्नियास्त्र, जिसे हम तोप कह सकते हैं, उक्का, ये सब क्वेश्चन आता है कि कौन सा अग्निशास्त्र से शेरशाह की मृत्यु हुई, तो उक्का नामक अग्नियास्त्र से। और आगे इसकी मृत्यु के बाद सूर्यवंश का क्या होता है, उत्तराधिकार किसको जाता है। शेरशाह के दो पुत्र थे, पहला आदिल खान, दूसरा जलाल खान। अब सौतेला पुत्र भी था कुछ। वह मरने के समय कहा, मेरा बड़ा पुत्र आदिल को राजा बना दिया जाए। लेकिन लोकल जो सरदार लोग थे वो कहे नहीं, आदिल वादिल कोई राजा बनेगा नहीं, राजा इनका जो लड़का है मतलब जलाल बनेगा। लोग जलाल को ज्यादा पसंद करते थे। और जलाल खान ने एक उपाधि धारण किया, इस्लाम शाह की उपाधि, और इसी नाम से उसने उत्तराधिकार ग्रहण कर लिया। क्योंकि अब जो राजा बना उसका दूसरा लड़का जलाल खान राजा बन गया। लोगों को जलाल खान का नेचर अच्छा लगता था, और जलाल खान भाई सब में मिलजुल के रहता था। आदिल को राजा नहीं बना करके राजा किसको बना दिया गया, जलाल को। लेकिन शेरशाह सूरी किसको राजा बनाने बोले थे, आदिल को। लेकिन जलाल भी राजा बना, ठीक है, वह इस्लाम शाह का उपाधि धारण कर लिया, और इसी नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। और उत्तराधिकार ग्रहण करने के बाद वह इस्लाम शाह से प्रसिद्ध हो गया। 1545 से लेकर के 1553 तक लगातार शासक रहा कौन, आपका जलाल खान, लगातार। और वह अपना बड़ा भाई आदिल जो था, आदिल से लड़ाई कर आदिल को भगा दिया, बोला चलो भागो यहाँ से। जलाल कितना देखिए खचरा था कि वो अपना जो बड़ा भाई था आदिल, मतलब पिता ने कहा आदिल को राजा बनने, लेकिन बन गया तो जलाल। लेकिन जब राजा बनता है तो वो होता है ना, कौन अपना भाई को सुख सुविधा दे रहा, अपने दरबार में रख रहा है, एसी में सुता रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आदिल को एकदम लड़ के झगड़ के आदिल को क्या करता है, भगा देता है। और वह एकदम भगा दिया। इस प्रकार वह निश्चिंत हो गया कि वास्तविक शासक अगर कोई है तो वह जलाल खान ही है, क्योंकि अब उसका भाई भी भाग चुका था। और जलाल खान जो था, जलाल खान के दरबार जो था, वहां पर अफगान सरदार ने विद्रोह किया। दरबार में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा। बट जलाल ने इस सरदार की विद्रोह को ऐसे तलवार के दम पर दबा दिया कि सरदार इतने डर गए जलाल जलाल के इस नेचर से, कि जो जलाल खान का जूता होता था ना, तो जूता को जब यह सरदार लोग देखता था ना, तो जूता को भी सलाम ठोकता था। समझिए, इतना डर गया यह जलाल खान के नेचर से। क्योंकि कुछ दरबारी लोग कहते थे कि क्यों अपने भाई को तुम भगा दिए मार करके, आदिल शाह तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो जो जो ये बात बोले उसको इतना मतलब डरा दिया ये जलाल खान, तलवार के दम पर इतना मतलब उसको बहुत डरा उड़ा दिया कि जलाल खान का जूता को भी देख के सब सलाम ठोकता था, इतना डर गए थे। इतिहासकार मानते हैं अत्यधिक तनाव में कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन तक कभी नहीं टिक सकता है। यह इतिहासकार हमेशा मानते हैं कि चाहे कितना भी तनाव कहीं भी हो, वहां ज्यादा दिन तक, रिश्ता में ही क्यों ना तनाव हो, रिश्ता नहीं चल सकता है। साम्राज्य में क्यों नहीं तनाव हो, तनाव एक ऐसा चीज है जो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। और यहाँ तो शासन ही चल रहा था, यहाँ भी साम्राज्य में बहुत ज्यादा दिन तक यह तनाव भरा साम्राज्य में ज्यादा दिन तक यह राजा टिक नहीं सकता है। और बाद में बीमारी के कारण 1553 ईस्वी में जलाल खान की मृत्यु हो गई, और इस्लाम शाह के
12 वर्ष के पुत्र, मतलब मात्र 12 साल का एक पुत्र था इस्लाम शाह का, एक 12 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था फिरोज शाह, को राजा बना दिया गया। क्योंकि वही जलाल खान का बेटा जो था वही फिरोज था, मतलब जलाल खान का एक और नाम क्या है, इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह का जो पुत्र है फिरोज शाह, फिरोज शाह को राजा बना दिया गया। बट अचानक से इसके जो फिरोज शाह के मामा लोग हैं, मतलब फिरोज शाह के मामा जी, मामू, नाना के बेटा, मतलब फिरोज शाह के नाना जी के जो बेटा है मामा जी, वह ठीक 3 दिन बाद गद्दी से फिरोज शाह को हत्या कर दिए। बोले अब फिरोज शाह तुम हटो, अब राजा हम बनेंगे। भाई साहब फिरोज साहब 12 साल का बच्चा, और उसके मामा को तनियों को शर्म नहीं लगा हत्या करने पे। इस्लाम शाह जिंदा रहता ना तो काट देता ही मामा को, याद रखिएगा। जो मामा इस्लाम शाह नहीं रहने का फायदा उठाया ना, अगर इसका बाप जिंदा रहता काट देता मामा जी को। लेकिन मामा जी कितना बड़ा बेशरम है कि वो अपनी बहन के बेटा का हत्या करके खुद राजा बन जाता है। एकदम बेशरम मामा जी है। मामा ठीक 3 दिन बाद गद्दी से फिरोज की हत्या कर खुद राजा बन जाता है, जिसका नाम मुबारिज खान से प्रसिद्ध होता है, जिसने आदिल शाह की उपाधि लेकर राजा बना। और अपने आप, मतलब राजा बनता है, आप आगे भी पढ़ोगे कि यही आदिल शाह के सेनापति हेमू जो रहते हैं, यही आदिल शाह जो, क्योंकि देखिए मुबारिज खान जिसने आदिल शाह की उपाधि धारण करी, क्योंकि मुबारिज खान जो बचवा के मामा जी थे, मुबारिज खान बचवा के मामा जी, ये मामा जी अपना नाम आदिल शाह रखे। और यही आदिल शाह का एक सेनापति था हेमू, और इसी ने पानीपत की लड़ाई, जो सेकंड पानीपत की लड़ाई थी, अकबर के साथ लड़ गया था। क्योंकि बहुत वीर बहादुर सेनापति था इसका हेमू, इसी मुबारिज खान का दूसरा नाम जो रखा था, तो मुबारिज खान अपना दूसरा नाम आदिल शाह भी रखा था। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और यही आदिल शाह का सेनापति हेमू था जिसने सेकंड पानीपत की लड़ाई अकबर के साथ लड़ता है भविष्य में। लेकिन इसी क्रम में जितने भी अफगान सूबेदार थे वह अपने अपने जगह बिखरने लगते हैं, और कहीं नहीं तो कहीं सूरवंश क्या हो जाता है, 5 भागों में बट जाता है। अब आदिल शाह सोचिए ना, बचवा के मामा जी आकर के इसके खानदान में घुस गया, कितना खराब बात है। और चचेरा लोग अपना अलग अलग बना लिया। आदिल शाह भी भागकर चुनार और बिहार वाला क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि उसके जो मामा जी था अपना बिहार और चुनार, मतलब उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र को पकड़ लेता है। इस प्रकार आदिल के शासन क्षेत्र चुनार से लेकर बिहार तक हो गया। लेकिन उसी समय एक पंजाब शासक जो था, पंजाब हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, वह वाला क्षेत्र को अपने क्षेत्र अधिकार कर लेता है। एक पंजाब का शासक था, क्योंकि दिल्ली विल्ली में तो था नहीं ये मामा जी, मतलब आदिल शाह दिल्ली में था नहीं। तो फिर ये आ गया था उत्तर प्रदेश का चुनारगढ़ का किला के पास शासन करने, और बिहार वाला क्षेत्र पे शासन कर रहा था। तो उसी वक्त क्या होता है कि पंजाब, आगरा और दिल्ली वाला क्षेत्र पे कौन अधिकार हासिल कर लेता है, पंजाब शासक, जिसका नाम था सिकंदर सूर। बहुत शक्तिशाली और प्रतापी शासक के रूप में यह युद्ध को जीतकर सूरवंश सिकंदर सूर मतलब अपना शासन स्टेब्लिश कर लेता है। और एक बात याद रखिए कि इस्लाम शाह के समय, जो इस्लाम शाह था, इस्लाम शाह के समय हुमायूं आक्रमण हुआ था, बट इस्लाम शाह ने उसे दबा दिया। बट अब जब सिकंदर सुर के समय 1555 में हुमायूं का आक्रमण होता है, क्योंकि हुमायूं भी तो अपना सैनिक उधर तैयार कर रहा था, तो सरहिंद का युद्ध होता है। और यह सरहिंद का युद्ध में सिकंदर सुर पराजित हो जाता है और स्पॉट डेथ हो जाता है। बट चुनारगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, बिहार वाला क्षेत्र होता है, वह आदिल शाह, वहाँ का शासक स्वयं अपना शासन करते ही रहते हैं। और उसका सेनापति हेमू जो था, वो कल के डेट में जो हुमायूं का बेटा होता है अकबर, उसे पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ते हैं। हेमू क्या बोला कि
दिल्ली को बचाने का अभियान चलाएगा, क्योंकि हेमू का मन में था कि हेमू किसका सेनापति था? वही मामा जी जो आपका जो बच्चा के मामा जी था, है ना? इस आदिल शाह था ना? तो वही मुवारिज खान जी, याद रखिए, भूल क्यों जाते हैं, मुवारिज खान, आदिल शाह के नाम से उसके जो मामा जी थे। एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब होता क्या है कि जब 1555 में हुमायूं सरहिंद के युद्ध में सिकंदर को पराजित कर देते हैं, सिकंदर सूर को पराजित कर दिया, तो चुनारगढ़ और बिहार वाला क्षेत्र पे आदिल शाह का ही शासन रहता है। और उसके सेना आदिल शाह के सेनापति हेमू जो है वह अभियान करने के लिए दिल्ली आता है और अकबर के साथ पानीपत की सेकेंड युद्ध लड़ता है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा शेरशाह सूरी का कहानी, क्योंकि अब शेरशाह सूरी भी मर चुका है, शेरशाह सूरी का वंशज भी खत्म ही हो चुका है। जो सिकंदर सूर वह गद्दी को जीता था, जो पंजाब शासक था, वह भी हार चुका है। अब यहाँ पे हुमायूं आ चुका है, हुमायूं शासन कर रहा है। हुमायूं आया है, फिर हुमायूं भी मर जाएगा, फिर अकबर आएगा। तो अकबर आएगा तो फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा अकबर का कहानी, पानीपत की दूसरी लड़ाई की कहानी, पूरा का पूरा मुगल वंश एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। एक एक चीज आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे लेक्चर वीडियो को बिल्कुल हल्का में मत लीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। जब आप एग्जाम दीजिएगा, जब एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर बनाने लगिएगा तो आपका खुशी से आंख बड़ा हो जाएगा जब आपको आंसर उसका पता होगा। यह स्टोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और यह इसे 2 बार 3 बार करके सुनिए, पूरा का पूरा स्टोरी आपको याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। शेरशाह सूरी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर वाला सीरीज लाएंगे, और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार सुनिए।